नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मैं धार्मिक वाला। खबरों पर गौर करें उसके पहले देखते आज की हेडलाइंस। पूर्व भारतीय लेजेंडरी स्प्रिंटर मिल्खा सिंह कोरोना की वजह से निधन हो गया है। उनकी चंडीगढ़ के पिंगमेर में इलाज चल रहा था। 5 दिन पहले उसकी पत्नी निर्मल कौर का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण निधन हुआ था। विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के करीब 3 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत फिर करवट ले सकती है। राज्य से जुड़े मसलों पर अंदर खाने हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा है। मीटिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले हफ्ते गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पाकिस्तानी मीडिया की कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक्स कॉरिडोर का काम कई महीनों से बंद पड़ा है। इसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में तो खुद चीन ने साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान को $9 अरब का कर्ज नहीं देगा। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव जारी है, लेकिन आने वाले कुछ महीने काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं। जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच औपचारिक संपर्क नहीं हुआ। गर्मी से जूझ रहे राजस्थानियों के लिए अच्छी खबर मिली है। खुशियों का मानसून शुक्रवार को 7 दिन पहले राज्य में प्रवेश कर दिया है। दक्षिणी राजस्थान के झालावाड़ और उदयपुर के रास्ते इसकी एंट्री हुई है। दोनों ही जिलों में मानसून के आने की हल्की बारिश हुई है। पूर्व भारतीय लेजेंडरी स्प्रिंटर मिल्खा सिंह कोरोना की वजह से निधन हो गया है। उनकी चंडीगढ़ में पिंगमेर में इलाज चल रहा था। 5 दिन पहले उनकी पत्नी निर्मल कौर का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण निधन हुआ है। मिल्खा सिंह दुनिया को तो अलविदा कह गए, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी है जिनका उनको मलाल रह गया। वे चाहते थे 125 करोड़ की आबादी वाले देश में दूसरा मिल्खा सिंह आना चाहिए। दूसरा यह था कि अपने बेटे जीव मिल्खा सिंह को कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनना चाहते थे। यह बात उन्होंने 4 साल पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कही थी। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने कहा था, नहीं जानता था कि ओलंपिक गेम्स होते हैं क्या, एशियन गेम्स और 100 मीटर और 400 मीटर रेस क्या होती है। मिल्खा सिंह तब दौड़ता था जब पैरों में जूते नहीं होते थे, न ही ट्रैक सूट होता था, न कैचेंस थे और न ही स्टेडियम। 125 करोड़ की आबादी है देश की। मुझे दुख है इस बात का कि अब तक कोई दूसरा मिल्खा सिंह पैदा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मैं 90 साल का हो गया हूँ, दिल में बस एक ही ख्वाहिश है, कोई देश के लिए गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में जीते, ओलंपिक में तिरंगा लहराए, नेशनल एंथम बजे। अपने हुनर से खिताब जीतने वाले मिल्खा सिंह के दिल में ये टीस रोटरी क्लब के इंटरनी ब्लेसिंग शेयर की थी। 3 दिवसीय कार्यक्रम में अंतिम दिन में बतौर स्पेशल गेस्ट पहुंचे थे। फ्लाइंग सिख ने कहा था कि मैं और मेरी पत्नी निर्मल कौर दोनों स्पोर्ट्स पर्सन हैं। वे वॉलीबॉल की टीम कैप्टन है और हम नहीं चाहते हमारा बेटा जीव मिल्खा सिंह स्पोर्ट में जाए। मैं मेजर ध्यानचंद और लाला अमरनाथ साथ ही के हैं। लाला अमरनाथ बताते थे, मैच खेलने के लिए 2 रुपये मिलते थे, मेरा भी वही हाल था, पैसे तो थे नहीं। मिल्खा सिंह ने कहा, हमने तय किया बेटे को कोई प्रोफेशनल डिग्री दिलाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर वाली, मगर स्पोर्ट्स नहीं खिलाएंगे। मैं उसे शामिल के स्कूलों में भेजना चाहता था ताकि उसका ध्यान खेलों में न जाए, मगर कुछ और ही दिनों में लिखा जाने शायद हो। एक बार स्कूल की तरफ से जूनियर गोल्ड उसने नेशनल जीता था, फिर इंटरनेशनल के लिए लंदन और अमेरिका गया, 4 बार यूरोप की चैंपियनशिप जीती और फिर उसे पद्मश्री मिला गया। विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के करीब 3 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत फिर करवट ले सकती है। राज्य से जुड़े मसलों पर अंदर खाने हाई लेवल मीटिंग्स का दौर चल रहा है। मीटिंग रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले हफ्ते गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के सभी दलों ने लोगों को सूचना भेज दी गई है। फिलहाल औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी साझा नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक इसमें जम्मू कश्मीर में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के अलावा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधित विषयों पर चर्चा हो सकती है। बैठकों में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की उम्मीद है। राज्य में चुनाव 2018 से लंबित है। तब महबूबा मुफ्ती ने पार्टी पीडीपी और भाजपा का गठबंधन टूट गया था।
इसी बीच गुप्तकार समूह ने भी केंद्र सरकार से बात की और लेकर नरम रुख के संदेश दिए थे। इसके पहले अमित शाह ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय में एक हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह, जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह शामिल हुए थे। इस मीटिंग से पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की थी। दोनों बैठक में जम्मू कश्मीर के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। इसके साथ ही राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू और कश्मीर लद्दाख को भी विभाजित कर दिया था। इसी फैसले से पहले जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत कई बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। हालांकि महीनों बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। पाकिस्तानी मीडिया की कई रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम कई महीनों से बंद है। इसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट के बारे में खुद चीन साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के 9 अरब डॉलर का कर्ज नहीं देगा। लेकिन चीन की दिक्कत यह है कि इस प्रोजेक्ट में उससे पहले अरबों डॉलर फंसे हुए हैं। सीपीईसी की तमाम शर्तें गोपनीय है, लिहाजा यह कभी सामने नहीं आ पाया कि चीन ने कितने खर्च किया और पाकिस्तान को उसने कितना ब्याज दर पर कितना कर्ज दिया है। दरअसल चीन को लगने लगा है कि उसने सीपीईसी को लेकर भूल की है, इसलिए पाकिस्तान में चीन के राजदूत ने सियासी पार्टियों से मदद मांगी है ताकि इस पार्टियों में काम आगे बढ़ सके। सीपीसी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने पूर्व आर्मी चीफ है और उन पर भ्रष्ट के बेहद गरीब आरोप है। पाकिस्तान में चीनी एम्बेसडर नोंग रोंग की शुक्रवार को एक वेबिनार में हिस्सा लिया था। इसका नाम था सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ कम्युनिटी पार्टी ऑफ चाइना। इसमें उन्होंने इशारा में कुछ गंभीर बातें की थी। रोंग ने कहा था, हम पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं। बीजिंग चाहता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पार्टीज सीपीईसी का समर्थन करें, इसके मदद में और नया पाकिस्तान बनाने की दिशा में काम करें। रोंग यह बात पर तय रहे थे कि पाकिस्तान चीन इस प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च कर चुका है। इमरान सरकार ने इस प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू नहीं करा पा रही है। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव जारी है, लेकिन आने वाले कुछ महीने काफ़ी अहम साबित हो सकते हैं। जो बाइडेन ने सत्ता संभालने के बाद अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच औपचारिक संपर्क नहीं हुआ। इसी बीच नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने उन पर बयान सामने आया है। किम ने कहा कि उनका देश अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार है और टकराव के लिए भी। कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस में कहा था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ कोरिया को लेकर नई राजनीतिक फोकस कर रही है। यह पॉलिसी ज़्यादा पॉलिटिकल होगी ताकि डिप्लोमेसी को पूरा मौका मिल सके। किम ने अफसरों को आदेश किए हैं, अमेरिका से टकराव या बातचीत दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी दिशा में कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने अफसरों को तैयारी करने का ऑर्डर भी दिए हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने नई पॉलिसी को लेकर नॉर्थ कोरिया में पहले के मुकाबले ज़्यादा उत्साह है। इस पॉलिसी की किम समीक्षा की भी है। इसी दौरान उन्होंने बातचीत और टकराव दोनों के लिए तैयार होने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे में नॉर्थ कोरिया से कई बार अमेरिका को हमला की धमकी दी गई है। किम और ट्रंप की मुलाकात भी हुई थी, लेकिन वे नॉर्थ कोरिया के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के नाकाम रहे थे। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले को नई स्ट्रेटजी के तहत डील करना चाहता है। मार्च से अप्रैल तक व्हाइट हाउस में नॉर्थ कोरिया को लेकर पॉलिसी रिव्यू किया था। इसके बाद कहा, ऐसा लगता है कि पिछली 4 सरकारें नॉर्थ कोरिया के एटमी प्रोग्राम को रोक नहीं पाई। हालांकि उन्होंने बातचीत भी की और प्रतिबंध भी लगाए। अब प्रेसिडेंट बाइडेन ने नपीतुली और पॉलिटिकल अप्रोच चाहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच चाहते हैं जिसके डिप्लोमेसी के जरिए इस मामले में सुलझाया जा सके। गर्मी से जूझ रहे राजस्थानियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। खुशियों का मानसून शुक्रवार को 7 दिन पहले ही राज्य में प्रवेश कर चुका है। दक्षिणी राजस्थान के झालावाड़ और उदयपुर के रास्ते में इसी एंट्री हुई है। दोनों ही जिले में मानसून के आने की हल्की बारिश हुई है। पिछले साल मानसून में 24 जून को राजस्थान में प्रवेश किया था।
मौसम विभाग की इस साल मानसून में 24 जून के आसपास आने की संभावना जता रहा था। मौसम विभाग का कहना था अगले 24 घंटे में दक्षिण राजस्थान के बांसावाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़ जिले में अच्छी बारिश की संभावना है। हालांकि प्री मॉनसून का पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार को अच्छा असर देखने को मिला। बाइडेन, पाली, बीकानेर, चूरू और बारिश हुई थी। बाड़मेर में तेज बारिश में पूरे शहर में लबालब पानी भर गया। यह 40 mm बारिश के जनजीवन प्रभावित हुआ था। बीकानेर, चूरू के शाम समय बूंदाबंदी रही थी। नागौर में पर्वतसर में भी बारिश हुई थी। कई जिलों में बादल छाए और बारिश का इंतजार कर रहे थे। जयपुर में भी दिन भर धूप और छांव की स्थिति बनी रही, लेकिन देर शाम हल्की बौछार आई थी। मानसून के आने के बाद प्रतापगढ़ जिले में बारिश का दौर शुरू हो गया था। चित्तौड़गढ़ के नीमबाहेड़ा और डुंगला क्षेत्र में भी अच्छी बारिश हुई थी। उधर प्री मानसून में जयपुर, बीकानेर की ओर आने वाले मार्ग पर करीब 100 किलोमीटर तक मौसम सुहाना रहा। रिमझिम बारिश के रेत के धोरों में नहला दिया। इसी दोनों में यह रेत पैर तक नहीं सकते, क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में रेगिस्तान आगे की तरह चलने लगता है। इसके विपरीत इस बार यह पारा दिन में 35 डिग्री के आसपास डोल रहा था। वक्त हो चुका है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। निष्पक्ष, बेखौफ, बेबाक, तेज तर्रार, तीखे सवाल, बात मुद्दे की। देखते रहिए जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गौर करते हैं खबरों पर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदी में गड़बड़ी उजागर करने पर ट्रांसफर किए जाने से नाराज चल रहे मध्य प्रदेश कैडर के आईएसएफ अफसर लोकेश कुमार झाड़िक को फोन पर धमकी मिली है। आरोपी ने गुरुवार रात 11:49 पर फोन पर अज्ञात नंबर से कॉल कर झाड़िक को 6 महीने की छुट्टी पर जाने को कह दिया। धमकी मिलने के बाद लोकेश ने झड़िया ने तत्काल डीजीपी मध्य प्रदेश को व्हाट्सएप और अन्य माध्यम से शिकायत की है, लेकिन 12 घंटे बाद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। झाड़िक ने बताया कि घटना के बाद डीजीपी ने इस संबंध में एक शिकायत व्हाट्सएप और अन्य माध्यम से की है। मैंने उनके निजी सुरक्षा की भी मांग की है। मामला गंभीर होने के कारण मैंने सीधे डीजीपी को शिकायत की है। लोकल थाने के कोई संपर्क नहीं किया है। हालांकि अभी तक डीजीपी या उनकी तरफ से किसी न किसी कोई जवाब नहीं मिला। 2014 बेंच में मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर लोकेश कुमार झाड़िक की फील्ड पोस्टिंग अभी 4.5 वर्ष हुए है, लेकिन उनके 8 बार ट्रांसफर हो चुका है, यानी औसतन हर 6 माह में उनका हटाया गया है। 42 दिन पहले राज्य शिक्षा केंद्र पर संचालक से बड़पानी अपर कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन पिछले सप्ताह में उन्हें वापस राज्य शिक्षा केंद्र में भेज दिया गया था। सूत्रों का कहना है लोकेश के बड़वानी से हटाने की वजह प्रशासनीय बता गई है, लेकिन इसके पीछे एक और कहानी सामने आ रही है। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीदी में हुए भ्रष्ट को उजागर कर दिया था। उन्हें जब बड़वानी में मध्यस्थ पदस्थ किया गया तब उन्हें जिले का कोविड प्रभारी बनाया गया था। ग्वालियर वैसे भी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, लेकिन शुक्रवार को सिंधिया के गढ़ गुना सांसद केपी यादव ने दहाड़ लगाई है। वह एकमात्र नेता है जो सिंधिया को हार का स्वाद चखा चुके हैं। बलिदान दिवस पर वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर श्रद्धांजलि देने आए सांसद केपी बोले कि वीरांगना की समाधि पर हर राष्ट्रभक्त को आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जब उन्हें पूछा गया कि सिंधिया के बारे में क्या कहना है तो उन्हें भी आना चाहिए। इस पर वह हंसते हुए बोले थे, यह बलिदान सभा का कार्यकर्ता में राजनीति ठीक नहीं रहेगी। हाँ, उन्होंने शहर का नाम बदलने पर अपनी राय जरूर दी।
उनका कहना था कि लोगों की इच्छा है तो वीरांगना के नाम पर शहर का नाम हो जाए, अच्छी बात है। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2 ही गढ़ माने जाते हैं, ग्वालियर, चंबल, अचम, जहां उनका वर्चस्व है। साथ ही शिवपुरी, गुना, जहां वह सालों से सांसद का चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया का भ्रम तोड़ने वाले केपी यादव ने बताया कि वह किसी न काम कर नहीं कर रहे। गुना सांसद केपी यादव ने सिंधिया को चुनाव में हराने के बाद पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी। अब सिंधिया बीजेपी नेता है, राज्यसभा में सांसद है। इसके बाद भी गुना सांसद केपी यादव, उनकी दूरियां किसी से छुपी नहीं है। शुक्रवार को गुना सांसद केपी यादव बलिदान दिवस पर ग्वालियर आए थे। यहाँ उन्होंने वीरांगना लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया था। रायपुर में कांग्रेस के नेताओं ने शुक्रवार को हाईवे जाम कर दिया था। मुद्दा महंगाई का था, पेट्रोल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी का था। लेकिन विरोध प्रदर्शन साथ किया गया, मगर जो नेता जनता की तकलीफ का हवाला देकर यह प्रदर्शन करने पहुंचे थे, वे पेट्रोल का मौजूदा तक दाम नहीं जानते थे, या तो उन्होंने हाल फिलहाल पेट्रोल का लिया ही नहीं, अगर लिया होगा तो शायद पैसे देने की चिंता नहीं करी होगी। जिस रिंग रोड पर कांग्रेसी पेट्रोल के बढ़ती कीमत का हवाला देकर नारेबाजी करते हुए चकचाम कर रहे थे, उसी सड़क पर प्रांजल फ्यूल नाम के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल 95.16 रुपये कीमत से बिक रहा था। इसका दाम जब रिपोर्टर ने प्रदर्शित किया, तब कांग्रेस समर्थकों और युवा कार्यकर्ताओं से पूछा तो किसी ने 98 तो किसी ने रायपुर पेट्रोल का दाम 100% रुपया कहा था। कांग्रेस का झंडा पकड़े हुए युवक से पूछे जाने पर उसने कह दिया कि उसे पेट्रोल के दाम के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ युवकों ने पेट्रोल का दाम 95 रुपये बताया था। कांग्रेस के विधायक, युवा विंग के नेता, पार्षद, जिला स्तर के नेता अपने अलग अलग ग्रुप बनाकर शहर के कई हिस्सों में दोपहर 12 बजे के आसपास पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैसों के बढ़े दामों का विरोध करने पहुंचे थे। पूरे शहर में प्रमुख रूप से चक्का जाम का ये अभियान शुक्रवार को टाटीबंध चौक, खुशालपुर, दमानी पेट्रोल पंप के आस, भनपुरी चौकी, रिंग रोड 1, संतोषी नगर और ब्रिज के पहले होटल सुकून के पास, तेलीबांधा थाने के पास, केनाल रोड ब्रिज के नीचे, ओम कॉम्प्लेक्स, रेलिंग क्रॉसिंग से पहले, यूनिवर्सिटी गेट के सामने, भाटा गांव चौक के प्रोफेसर कॉलोनी के पास चलाया गया था। मानसून की पहली बारिश में रतलाम शहर की सड़कें जलमग्न हो चुकी है। वहीं जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल 1 घंटे के मूसलाधार बरसात की खोल रख दी है। शाम 7 बजे शुरू हुई बारिश ने 1 घंटे में शहर के न्यू रोड, रोबरी चौराहा, चौमुखी पुल क्षेत्र में भलभराव की स्थिति बन गई थी। सड़कों में नालों की तरफ पानी बह निकला था। रतलाम जिला अस्पताल की हालत तो बेहद दयनीय हो गई थी, जहां इमरजेंसी वार्ड, मेल फीमेल वार्ड, मानसिक रोगी वार्ड, अस्पताल की सीवरेज का पानी भर गया था। अस्पताल में मानसिक रोग वार्ड के मरीज सीवरेज में पानी में भीगते नजर आ रहे थे। गिरमतलब रतलाम के हर वर्ष तेज बारिश के दौरान शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति निर्मित होती है, लेकिन हर बार व्यवस्थाओं को सुधार लेने का दावा किया जाता है। निगम की पोल आज एक बार फिर खुली पड़ गई है, जहाँ शहर में न्यू रोड, दो बत्ती और चौमुखी पुल क्षेत्र में सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। जिला अस्पताल में मूसलाधार बारिश के दौरान वार्डों की हालत भी रियलिटी चेक किया तो अस्पताल की हालत बेहतर गंभीर निकली। जिला के अस्पताल में मेल फीमेल वार्ड, मानसिक रोगियों का वार्ड, सीवरेज का पानी भर गया। मानसिक रोगियों के वार्ड में भर्ती 4 मरीजों के बारिश के पानी में भीगते नजर आए। वहीं एक वृद्ध महिला सीवरेज के बहते पानी के बीच गीले तक पर लेटी हुई थी, जिसे वहां मौजूद मेडिकल स्टाफ की मदद से बेड पर शिफ्ट किया गया। जिला अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सक कक्षा के बाहर जलभराव की स्थिति नजर आ रही थी। अस्पताल के गलियारों में किसी नाले की तरह पानी बहता हुआ नजर आया। यही नहीं, इसी दौरान हादसे में मौत के बाद एक व्यक्ति का शव स्ट्रेचर पर 1 घंटे तक पड़ा रहा, लेकिन अस्पताल के वॉय बोर्ड ने मौके पर नज़रअंदाज कर दिया। बहरहाल मानसून की शुरुआत बारिश में ही रतलाम जिले के अस्पताल के साथ शहर की सड़कें जलमग्न हो गई, जिसकी वजह से रतलाम शहर और जिला अस्पताल में हालात बाद से बदतर हो चुके हैं।
कटनी जिले के करीधा में अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ एक युवक और युवती शादी में पुलिस ने कराई की है। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी ने बाराती भी बने और ढोल नगाड़ों के साथ थाने में बारात भी निकाली। दरअसल मामला दो प्रेमी युगलों के बीच अनबन और अलगाव का है। युवती पुलिस से शिकायत की थी उसका पति दूसरी शादी करने जा रहा है, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया था। समस्या का निराकरण थाने में दोनों की शादी करा कर किया। बरही थाना के प्रभारी टीआई संदीप आयाची ने बताया कि बरही थाना क्षेत्र में बीजपुरा गांव निवासी रामलाल कोल ने केश कलीद निवास हटा एक दूसरे को प्रेम करते थे। बगैर शादी किए साथ में रहते थे। इसी बीच केश कली कभी अपने घर चली जाती थी। पिछले कुछ दिनों में दोनों के बीच अनबन चल रही थी। इसके बाद केश कली अपने घर चली गई थी। रामलाल ने कई बार साथ रहने के लिए कहा, लेकिन वह मानी नहीं थी, जिस पर युवक ने दूसरी महिला से शादी करने की बात कही थी। ये जानकारी युवती और परियोजनाओं को मिली थी। उन्होंने थाने में शिकायत कर दी थी। पुलिस ने युवकों को थाने बुलाया था। युवक ने पुलिस को बताया कि वह उनका साथ रहना चाहते हैं। इसके बाद कई बार प्रयास भी किए, लेकिन साथ रहने के लिए तैयार ही नहीं है। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। इसके बाद थाने में शादी करा दी। मंत्र उच्चारण के दोनों में शादी कराई गई थी। वर वधू ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई थी। इसके बाद थाने में बारात भी मंदिर तक निकाली गई थी। पुलिसकर्मी बाराती बने थे, जहां पर वर वधू ने आशीर्वाद लिया था। वर वधू ने घर भेजने के दौरान पुलिस ने उन्होंने 5 बर्तन और 500 रुपये की नकद उपहार भी स्वरूप दिए थे। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। के रेडियो माहिती, मनोरंजन और मस्ती का ट्रायो। के रेडियो कहीं भी कभी भी, दिन हो मंगलमय से लेकर गुजरा हुआ जमाना तक का सफर। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो। जल्द शुरू हो रहा है के न्यूज की सुरीली भेंट। के रेडियो आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। आप हमें डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए के रेडियो कहीं भी कभी भी। मैं हूँ आपकी आरजे जल्पा। रे 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 मारी सवार, ये गाना सुना ही होगा आपने। चलो सुबह हो गई, मस्ती की कश्ती, दिन का सफर सुहाना, एक शहर एक नजर, जनवाणी, सुनहरी दोपहरी, ये शाम मस्तानी, ढल गया दिन, नगमों की बारात, गुजरा हुआ जमाना, फिर वही रात है, मनोरंजन, माहिती और मस्ती के साथ। आप सुन रहे हो के रेडियो, कहीं भी कभी भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गौर करते हैं खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में नंदारंद रेहव पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एमडी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को निलंबित कर दिया। बनारस समेत कई जिलों की समीक्षा बैठक और विकास कार्यों का जायजा लेने के दौरान यह कार्यवाही की गई है। सीएम बनारस सर्किट हाउस की समीक्षा की बैठक कर रहे थे। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निर्देशक सरोज कुमार बैठक में नहीं आ पाए। इसके बाद सीएम को गुस्सा साथ में आसमान कर पहुंच गया। उन्होंने इसी दौरान जल निगम कामों की देरी और लापरवाही पर चीफ इंजीनियर को बैठक में खड़ा कर दिया। आखिर चेतावनी देकर उनको छोड़ दिया गया। इन दोनों घटनाओं के बाद पूरे बैठक में हड़कंप मच गया। पिछले 4 साल में काम यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने का आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की सूची तैयार की जाए, जिससे उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। कहा कि आने वाले दिनों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। पहले से तैयारी परियोजना के शिलान्यास करने का भी आदेश सीएम की तरफ जारी कर दिया गया है। उन्होंने इसी दौरान जनप्रतिनिधियों के काम और उनकी बात को तवज्जो देने की बात कही है। उन्होंने कहा ऐसा न करने वाले अधिकारी को कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। बताया जाए कि सिस्टम में लापरवाह अधिकारियों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे लोग जनता के बीच नहीं काम कर सकते। आगरा के कमलानगर क्षेत्र में सालों से जर्जर पानी की टंकी को शुक्रवार को जलकम विभाग द्वारा गिरा दिया है। स्थानिक लोग इसके लिए 2 साल प्रयास कर रहे थे। जानकारी के अनुसार कमलानगर के नटराजपुरम में 35 वर्ष पुरानी सप्लाई के लिए जलवायु विभाग द्वारा पानी की टंकी बनवाई गई थी।
करीब 5 साल के अधिक समय में यह टंकी जीर्ण शीर्ण जाने के चलते इस्तेमाल नहीं हो सकती थी। स्थानिक लोग ने टंकी की हालत के कारण चिंतित थे। सभी को डर था कि दिन अचानक टंकी गिरने पर कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। स्थानिक लोगों ने निवासी कौशल शर्मा ने अनुसार बीते 2 साल में नगर निगम ने गुहार लगाई थी। नगर आयुक्त ने कल जीएम फाइल ट्रांसफर की और जलकल विभाग द्वारा जांच की गई थी। टंकी की हालत जर्जर होने की रिपोर्ट आई थी। शुक्रवार करीब 2 साल बाद आखिर टंकी गिराने का वक्त आ गया था। अब क्षेत्र का हादसा होने का खतरा नहीं है। स्थानिक लोगों द्वारा टंकी गिरने का वीडियो बनाया गया। जलकल विभाग के कर्मचारियों क्रेन से टंकी के पिलर को बांधकर खींचा और 20 सेकंड में ही कम समय में जर्जर टंकी जमींदोस्त हो गई। गुजरात सरकार द्वारा लव जिहाद कानून करने के तीसरे दिन आज वडोदरा के गोत्री पुलिस थाने में पहला मामला दर्ज हो चुका है। शिकायत वाली पीड़िता का कहना है आरोपी समीर अब्दुल कुरैशी खुद को ईसाई बताकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया था। इसके बाद उसने जबरन शारीरिक संबंध बना के बाद निकाह कर लिया था। निकाह के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था। न मानने पर उसके साथ मारपीट भी कर रहा था। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर आगे की कार्यवाही हाथ धरी। पीड़िता ने दर्ज शिकायत में कहा कि समीर उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। उस समय समीर अपनी प्रोफाइल खुद का नाम सेम लिख कर रखा था। दोस्ती होने पर बाद मुलाकातें होने लगी थी। शादी करने का फैसला कर लिया था। इसी दौरान समीर ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके बाद वह गर्भवती हो गई थी। दोनों बार समीर ने उसका गर्भपात करा दिया था। इसके बाद समीर ने उसके साथ कोर्ट में मैरिज की थी। इसके कुछ दिनों के बाद फिर वडोदरा की एक मस्जिद में ले गया और वहां मौजूद लोगों ने जबरन निकाह पढ़ लिया। इसके बाद समीर ने अपनी पहचान बताई और उस तरह धर्म परिवर्तन का दबाव डालने लगा। जब पीड़िता ने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की बात की तो उसके साथ मारपीट करने लगा। पीड़िता ने बताया कि वह किसी तरह से उसको चंगुल से भगाकर गोत्री पुलिस थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया था। गुजरात के आणंद जिले में 2 दिनों से जोरदार बारिश का दौर जारी है। आज सुबह शहर के आसपास गांवों में 4 घंटे में 7 इंच बारिश होने के बाद हालात बदल गए हैं। निचले हालातों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी भरने की, नदियों बहने की दृश्य सामने आ रहे हैं। आणंद जिले में बुधवार रात ऐसे ही रुक रुक बदलकर मूसलाधार बारिश हुई थी। 2 दिन में अब तक जिले में 13 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। निचले इलाकों में पानी भर चुका था। काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचा है। शहर के विद्यानगर, आनंद, अंबाणी मंदिर, लक्ष्मी टॉकीज, गामरवर, रामज इलाके में पानी भर गया था। सब्जी मंडी की मार्केट पे पानी भरने के छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोगों का रोजमर्रा का धंधा भी ठप पड़ा हुआ है। स्थानिक नदियों के उफान पर होने के चलते गांवों का संपर्क टूटा है। बिजली के खंभे गिरने के दर्जनों गांवों में अंधेरा प्रसरा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह पेटलाद में 48, खंभात में 22, बोरसद में 15, आकलाव में 8 और सोजित्रा में 4, तारापुर में 2 और अमरेट गांव में करीब 1 मिमी बारिश हुई है। हलवद तहसील में करीब 18 मिमी दूर चित्रोड़ी गांव के बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जोरदार बारिश के चलते गांव से बहने वाली फलकू और ब्राह्मणी नदी में बाढ़ आ गई है। नदी का पानी गांव में दाखिल होने लगा है, जिससे गांव के कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। सुबह एक पशुशाला करीब 2 दर्जन बकरे, बकरी और भेड़ बाढ़ में चपेट में आ गई थी। हालांकि समय रहते गांव वालों ने उन्हें बचा लिया है। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। शुक्रवार को 60,739 संक्रमितों की पहचान हुई है। 97,779 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,645 लोगों ने जान गंवा दी है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 38,709 की कमी आई है। राहत की बात तो यह है कि बीते दिन देश में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 500 से भी कम नए केस आए हैं। 14 राज्यों में 1,000 से कम संक्रमितों की पहचान हुई है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, चंडीगढ़, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लद्दाख, सिक्किम, मिजोरम, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार शामिल है।
खबरों में इतना ही। अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।